हेलो एवरीवन, आई एम ज़ुरा रुबाब खान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स की एक टाइप की। अब से जो नेक्स्ट सीरीज़ हमारी होने वाली है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स पे होगी। ईटिंग डिसऑर्डर्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं ग्रेजुअली मैं उनको कवर करूँगी। आज की वीडियो का टॉपिक एनोरेक्सिया नर्वोसा है जो कि एक ईटिंग डिसऑर्डर है। उसके बाद ग्रेजुअली नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स की जो मज़ीद टाइप्स हैं उनको कवर करूँगी और उसके बारे में आप जान सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस तरह की किसी बीमारी से या डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं आप हेल्प सीक आउट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो फूड से रिलेटेड है। अब फूड से रिलेटेड डिसऑर्डर जो है उसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। पहले आप ये समझें कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इंसान को ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा है, हालांकि उसका वेट जो है वो ग्रेजुअली डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा होता है, बट उसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उसका जो सेल्फ़ परसेप्शन होता है अपनी तरफ वो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो चुका होता है कि उसको लगता है कि अगर वो थोड़ा सा भी कुछ खा रहा है तो ही और शी इज़ गेनिंग वेट। देखा गया है कि फ़ीमेल्स में ये डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन मेल्स भी इससे इक्वली अफेक्ट हो सकते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो सिम्टम्स देखे गए हैं या जो DSM-5 का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग जो फूड इनटेक है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है। रिस्ट्रिक्टिव इन अ सेंस कि जो पेशेंट या क्लाइंट इस डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है वो बहुत कम खाना पीना शुरू कर देता है, या फिर वो इस हद तक रिस्ट्रिक्ट कर लेता है ख़ुद को फूड पे कि वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी हेल्थ, उसकी बॉडी ग्रेजुअली डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। अगर आप किसी ऐसे पेशेंट से बात करते हैं तो वो फिर भी बोलता है कि उसका वेट ज़्यादा है, जबकि उसकी एज के मुताबिक जितना वेट उसका होना चाहिए उससे वो बहुत हद तक डिक्रीज़ कर चुका होता है। लेकिन क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऐसे पेशेंट्स को लगता है कि शायद डॉक्टर्स या जो उनके आसपास लोग हैं वो उन्हें उस तरह से परसीव नहीं कर रहे, बल्कि जो उनका अपना डिस्टर्ब परसेप्शन है अपने बारे में वही ठीक है, वो उसी को रियलिटी समझ रहे होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स में एक और सिम्टम देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ़ इवेलुएट करते हैं और उनकी जो सेल्फ़ इवेलुएशन है वो उसी परसेप्शन पे होती है कि मे बी दे आर गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट। उनमें एक इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट होता है। उनको लगता है कि अगर वो कोई स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड भी ले रहे हैं तो उससे उनका वेट गेन हो रहा है। उनमें ऑब्सेशंस भी आ सकती हैं और वो अपना वेट बार बार चेक करते हैं, वो कैलोरीज काउंट करते हैं। लेट्स सपोज कि वो जो भी मील लेते हैं वो उसकी पहले कैलोरीज चेक करते हैं, फिर अपना वेट चेक करते हैं और उनमें एक सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट आना शुरू हो। उनका डे जो है वो इन्हीं ऑब्सेशन से ऑक्यूपाइड रहता है। एक और सिम्टम देखा गया है कि जब वो ख़ुद को एवेलुएट करते हैं तो हमेशा वो ख़ुद को फ़ैट कंसीडर करते हैं। जब भी वो मिरर में देखते हैं तो उनको लगता है कि जो उनका बॉडी वेट है वो ज़्यादा है, जबकि वो अंडर वेट होते हैं, जबकि उनमें फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो गए होते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो गए होते हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब वो फूड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो क्या होता है कि उनमें डिफरेंट डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं। उनके जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाते हैं। उनकी बॉडी में एक और चेंज आना शुरू होता है कि वेट लूज़ करने के साथ साथ उनके जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, उनके नर्व्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप सेवेरिटी पे जाएं तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो पेशेंट्स होते हैं वो बिल्कुल स्केलेटन टाइप लगते हैं। वो इस कदर इस डिसऑर्डर की सेवेरिटी का शिकार होते हैं कि उनका खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं लेकिन उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। उनका वेट इतना कम हो जाता है कि वो बेड से उठ नहीं पाते, लेकिन जो उनका सेल्फ़ परसेप्शन है अपने वेट को लेके वो तब भी डिस्टॉर्टेड होता है। वो तब भी इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि उनकी जो हेल्थ है वो डिक्लाइन कर रही है और वो किस कदर कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनकी बॉडी किस कदर ड्रेन होती जा रही है। उनकी जो परसेप्शन है वो वही रहती है कि मे बी दे आर गेनिंग वेट, क्योंकि वो फियर फैट होने का इतना ज़्यादा उनका माइंड क्लाउड कर देता है कि उनको लगता है कि वो नॉर्मल मील भी नहीं ले पाते। ईटिंग डिसऑर्डर्स में जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो काफ़ी हद तक डेंजरस हो सकता है। अगर सेवेरिटी पे देखा जाए तो ये पेशेंट समटाइम्स बेड रिडन हो जाते हैं क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि वो उठ के बैठें या चल फिर भी पाएँ। समटाइम्स इनको हॉस्पिटलाइजेशन रिकमेंड कर दी जाती है क्योंकि ओरली ये कोई चीज़ नहीं खा रहे होते। तो फिर क्या होता है कि इनको डिफरेंट ड्रिप्स लगाई जाती हैं और फिर इनके न्यूट्रिएंट्स पूरी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन तब भी इवन इन हॉस्पिटल ये वाले जो क्लाइंट्स होते हैं ये बहुत
डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, ये बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, क्योंकि उनका डिसऑर्डर इस तरह का है कि वो फूड से रिलेटेड है। जैसे ही वो फूड देखते हैं या जैसे ही उनको लगता है कि उन्हें खाना चाहिए, चाहे उनको ज़रूरत भी है, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ियर हो जाता है कि व्हाट इफ़ कि वो कुछ खाएंगे और उनका वेट गेन हो जाएगा। ऐसे लोगों में एक और चीज़ देखी गई है कि अगर वो फैमिली के साथ रहते हैं और वो अपनी टीन एज में हैं या बच्चे हैं, तो फिर क्या होता है कि वो फ़ूड छुपाना शुरू कर देते हैं। अगर घर वाले उनको फ़ूड देते हैं, अगर उन्होंने एक ब्रेड दी है, तो वो क्या करेंगे कि वो उसको छुपाना शुरू कर देंगे और वो घर वालों को बताएंगे कि उन्होंने वो खा लिया। तो इस तरह के बिहेवियर्स भी ईटिंग डिसऑर्डर्स में देखे जाते हैं। एक और सिम्टम आप एनोरेक्सिया नर्वोसा में देख सकते हैं कि ऐसे लोग पर्जिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब पर्जिंग से क्या मुराद है? पर्जिंग से ये मुराद है कि वो कुछ भी खाएंगे और क्या होगा कि दे विल इंड्यूस अ वॉमिटिंग, वो वॉमिट करके उस चीज़ को निकाल देंगे। ठीक है, कुछ लोगों में एक बिहेवियर देखा गया है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है खा लेते हैं और उसके बाद दे पर्ज इट आउट, लाइक फिंगर थ्रोट में डाल के वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं और उसको सारा निकाल देते हैं। या फिर देखा गया है कि वो डाययूरेटिक्स लेते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है। एक और चीज़ देखी गई है कि वो लेग्जेटिव्स लेते हैं, एनीमास लेते हैं कि वो सिस्टम से उस फूड को, उन कैलोरीज़ को फ्लश आउट करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो जो उनको ऑब्सेशंस हैं वेट गेन की, वो इस कदर इंटेंस हो सकती हैं। इसके अलावा पर्जिंग जो है वो सिर्फ वॉमिटिंग से रिलेटेड नहीं होता, जबकि उसमें एक्सेसिव एक्सरसाइज भी हो सकती है। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, लाइक इस कदर एक्सरसाइज करते हैं कि वो बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं। उतनी अमाउंट ऑफ फूड वो ले नहीं रहे होते, उतना मील वो नहीं ले रहे होते, लेकिन जितना वो उस चीज़ को पर्ज आउट कर रहे होते हैं, जितना वो एक्सेसिव एक्सरसाइज से उस चीज़ को, कैलोरीज़ को बर्न कर रहे होते हैं। ये कहा जाता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो एक सीरियस कंडीशन है, एक सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि समटाइम्स ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है कि जो इंडिविजुअल जो है वो खाना पीना छोड़ देगा और मील भी नहीं ले रहा पूरे डे का, तो क्या होगा कि उसकी बॉडी जो है वो डिक्लाइन में जाएगी, न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होंगे, उसका बॉडी मास कम होगा, उसका बॉडी वेट कम होगा। तो एक तो क्या होगा, उसकी बॉडी जो है सर्टेन टाइम के बाद वही एनर्जी कंज्यूम करना शुरू कर देगी जो उसकी बॉडी में लेफ़्ट होगी, और जब वो एनर्जी भी कंज्यूम हो जाएगी तो देयर वुड बी नथिंग लेफ्ट इन हिज बॉडी टू यूज़। फिर क्या होगा कि वो बेड पे आ जाएगा। मैं अगर बात करूँ कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं या ये डिसऑर्डर क्यों हो सकता है, तो उसमें काफ़ी सारे कॉजेज़ हो सकती हैं। जेनेटिक कंपोनेंट भी हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में एनोरेक्सिया नर्वोसा की हिस्ट्री है या किसी और ईटिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री है, तो आप में वो चीज़ आना शुरू हो जाए आफ्टर अ वाइल। और देखा गया है कि अर्ली एडोलेसेंस में, लाइक जो आपकी टीन एज होती है 13+ टू 18 ईयर्स, तब ये सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं, तब आप जो है ईटिंग डिसऑर्डर का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एक तो हार्मोनल चेंज आ रहा होता है, आप में सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ आ रहे हैं, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर आपकी बुली की हिस्ट्री है। अगर आप कॉलेज जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे आपको बुली किया जाता है, तब भी आप में ईटिंग डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। इसके अलावा एक कंपैरिजन अगर क्रिएट कर दिया जाता है, अगर आप ख़ुद को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तब भी आप में ईटिंग डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि इंडिविजुअल्स जो इस तरह की प्रोफेशन में हैं, जहाँ पे आपको एक सर्टेन बॉडी वेट मेंटेन करना होता है, लाइक जिस तरह से मॉडलिंग का प्रोफेशन है या स्पोर्ट्स है, उसमें क्या होता है कि आप उस स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं या बहुत एक्सेसिव डाइटिंग करते हैं या एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या हो सकता है कि ग्रेजुअली आप ईटिंग डिसऑर्डर या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका बॉडी इमेज शैटर्ड है और आप खुद को कंपेयर करते रहते हैं डिफरेंट मॉडल्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ, और आप उस सर्टेन बॉडी वेट में या बॉडी शेप में आना चाहते हैं, तब भी हो सकता है कि आप ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ जाएँ। बहुत सारे लोगों में पीयर प्रेशर भी होता है, लाइक फ्रेंड्स का प्रेशर होता है कि अगर ग्रुप में आपको बार बार ये रियलाइज़ कराया जाता है कि यू आर नॉट प्रिटी इनफ, आपके वेट को लेकर लेबलिंग की जाती है और आपकी वेट जर्नी इस तरह की रही है, तब भी हो सकता है कि आप ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ जाएं। अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी सेम ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रिशनिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो आपका बॉडी वेट होता है कि बेस पे आपका डाइट प्लान तैयार किया जाता है और देखा जाता है कि आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों में आप डेफिशिएंट हैं और किस तरह से आपको रिकवरी की तरफ लाया जा सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है, साइकियाट्रिस्ट इन्वॉल्व होता है। फिर एक इंटरवेंशन तैयार होती है जिसपे 3-4 लोग मिल के काम कर रहे होते हैं। और एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो जर्नी होती है वो बहुत हार्ड होती है, वो मुश्किल होती है। आप इस चीज़ से अगर सफ़र कर रहे होते हैं तो पहले तो आप इस चीज़ को बताते ही नहीं हैं, लेकिन आपके घर वालों को तब पता चलता है जब आप क्रॉनिकली उस चीज़ से अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपके वेट में एक सडन लॉस देखते हैं या आपकी एपिटाइट को देखते हैं कि आप
खा पी नहीं रहे या बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे खाने में, तब उनको पता चलता है और तब वो उस चीज़ पे आपको लेके जाते हैं। लेकिन पेशेंट फिर भी तैयार नहीं होता और फिर डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ अप्लाई की जाती हैं। उसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो सकती है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट जो है रिकवरी की तरफ आता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो बहुत एक सीरियस मेंटल कंडीशन है। अगर कोई इंसान इस चीज़ से गुजरता है तो आपको वो इन ऑब्सेशंस और इस फियर ऑफ गेनिंग वेट की वजह से इस हद तक हार्म कर सकता है कि वो समटाइम्स डेथ की तरफ भी चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान है जो ईटिंग डिसऑर्डर से गुजर रहा है या एनोरेक्सिया नर्वोसा से गुजर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसको सपोर्ट करें, इनकरेज करें कि वो प्रोफेशनल हेल्प ले, या अगर आपको ख़ुद में फ़ील होता है कि इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप उन पर काम करें, क्योंकि नो मैटर हाउ यू लुक, यू आर प्रेशियस, यू आर इम्पॉर्टेंट। तो सेल्फ़ लव की तरफ जाएँ और जो इरेशनल कंपैरिजंस हैं, जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी खुद से, वो ना रखें, सो दैट इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र ना करें। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं बुलिमिया नर्वोसा पे बात करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसा डिसऑर्डर है और उसमें क्या क्या बिहेवियर्स हो सकते हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।